हमारे साथ हाँ देवेन चौकसी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देवेन जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की दिक्कत रही है उसे आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ासतौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या, लेकिन एक सेंस बन रही है कि अब मार्केट इस वॉर को इग्नोर करके आगे चलने के लिए तैयार है? Yeah, Anuj, good morning. I don't know whether ignore कर रहा है market को, but at the same time, looking at the possibility कि war related resolution faster आएंगे, तो शायद I think that is where the market is favorably considering the possibilities going forward. Few of them कि अगर war related situation के अंदर control आता है, तो सबसे पहले जो crude oil के दाम है, जिसने पूरा माहौल बनाया है, माहौल बिगाड़ा भी है, तो शायद उनके लिए आई थिंक एक बार एक्सपेक्टेशन ये है कि इफ क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टार्ट्स कमिंग डाउन टू 80-85 डॉलर के बीच में, दैट विल बी द फर्स्ट साइन ऑफ आई थिंक द स्टेबिलिटी रिटर्निंग इनटू द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एज वेल एज मार्केट फंडामेंटल्स। तो एक सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मार्केट कैलकुलेट करके चल रहा है। Because the crude oil price is likely to come down, I think the currency impact जो आज की तारीख में काफी हद तक नेगेटिव रही है, उसका भी एक शायद थोड़ा बहुत रिकंसिलिएशन आ सकता है। मे बी आई थिंक रूपी strengthening further from current levels, I think is a distinct possibility. And because of that, I think the threat of inflation and threat of higher interest rate, I think also gets subside. तो मार्केट ये पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करके चल रहा है, और मैं तो समझता हूँ कि शायद पूरे का पूरा उसका बेनिफिट ना भी देखने मिले, इवन इफ आई थिंक द वॉर रिलेटेड सिचुएशन कम्स टू कंक्लूजन। फिर भी ओवरऑल आई थिंक द पॉसिबिलिटीज आर लाइकली टू इमर्ज इन सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, अज्यूमिंग के पहले क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में कॉर्पोरेट की वर्किंग के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इन व्हिच द कंपनीज आर पासिंग थ्रू। बट ओवरऑल मार्केट इज काउंटिंग ऑन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। फॉर्चुनेटली रेजिलिएंट है इकोनॉमी के अंदर, काफी हद तक कंजम्पशन के हिसाब से देखे तो कंजम्पशन के हिसाब से, कॉर्पोरेट के वर्किंग भी देखे तो काफी हद तक आई थिंक स्टेडी दिख रहे हैं। सो ओवरऑल मूव थोड़ा बहुत सर्कमस्पेक्ट जरूर है, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है। चलिए, तो एक बात हो गई इस वॉर की, इसकी ये प्राइस में कितनी फैक्टर इन है, उसका पेन हम कितना झेल चुके हैं। देवेन जी, अब आते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम में। लुक एट हिताची, लुक एट एबीबी, लुक एट सिमंस, ये कैपिटल गुड्स की पूरी थीम और ये पूरी बास्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सर। आई मीन लुक एट सिमंस एनर्जीज, ये देखिए आप इसको। आपका प्रेफर्ड क्या है? अगर आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होके थोड़ा सा अगर आप बात कर पाएँ, आपका इस थीम पे टेक क्या है? So I think you have touched upon a very proper subject actually. The power and power utility segment is the next lever, I think, which is for next 5 years we are likely to see. एक तरफ नए डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहा है। टुडे रिन्यूएबल एनर्जी इज बेसिकली 40% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री, which is expected to become 60% of the total power generation capacity by 2030. So in 2030, when total capacity in the country would be 865 gigawatts, उसका 60% would be renewable segment. Now, having said renewable segment, I think the requirement next would be to evacuate the power, transmit the power, distribute the power to the last mile. ये सब चीज के अंदर आई थिंक दी एक्टिविटी विल इंक्रीज फर्दर, एंड दैट इज व्हेन लाइक्स ऑफ हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, एबीबी सीमेंस और जी टी काइंड ऑफ कंपनीज, they play a significantly larger role as far as I think delivering of these particular projects, and I think within the projects the capital goods which are required for the purpose of functioning of this activity, I think they will be the right kind of players to deliver them. So उनकी ऑर्डर बुक वैलिडेट करती है कि आई थिंक दे आर लाइकली टू सी नेक्स्ट 3 to 5 years of a sustained growth in the vicinity of around 20-25% per annum. तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन हमें मिल रहा है। Along with that, we find the little more positive direction also in the area of power finance, and that is where probably I think the stronger NBFCs like RAC, PFC, they register a claim for higher amount of investment in coming period because of dedicated nature of lending activity that they carry out. So we are extremely bullish about the prospects going forward for power and power utility and some of the names which we are talking about. ओके, अच्छा देवेन जी,
आईटी में अब आपका क्या नज़रिया बन रहा है, क्योंकि अगेन एक थोड़ा सा मामला यहाँ पर है कि लार्ज कैप आईटी में जिस तरीके के एआई चैलेंजेस हैं, इसमें कंपनी सर्वाइव करेंगी या नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी माउथ वाटरिंग लगेंगी, लेकिन रिस्क अर्निंग्स का है इस समय। यहाँ क्या व्यू रहेगा? So Anuj, I think most of the IT companies, Indian IT companies, are the beneficiary of AI-led demand in the global markets. In fact, I think AI is becoming a blessing in disguise for them for generating higher amount of business. On one side, the customer is asking for the newer production platform, which are fully AI driven. On the other side, the developmental requirement, I think, is expected to be faster. So, to a greater extent, I think Indian IT companies are now adopting AI in their production environment and subsequently, I think, into the delivery environment where I think probably they do maintenance of the software in the packages also. So, जो earlier एक थोड़ा threat ऐसा लगा था सबको कि शायद एआई के आने के साथ में आईटी कंपनीज को काम ज्यादा नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है कि एआई वुड बी इनेबलर फॉर सम ऑफ द लार्जर प्रोजेक्ट्स. सो मे बी इंडियन आईटी कंपनीज आर लुकिंग रियली स्ट्रांग. तो फ्रंटलाइन आईटी कंपनी की बात करें तो डाउनसाइड रिस्क उसके अंदर डेफिनेटली कम है. बैलेंस शीट के अंदर कैश है एंड द बिजनेस मॉडल इज चेंजिंग, रेवेन्यू मॉडल इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम एंड एफर्ट बेसिस टू आउटकम बेस. आई थिंक रेवेन्यू मॉडल इज नाउ इमर्जिंग. In fact, mid-tier IT companies के अंदर already this model has already started emerging, like so Tata Technology, Tata Elxsi, KPIT, these kind of companies who are basically supplying to the OEMs. They are the ones I think who are charging them on the outcome and not on time and effort basis, because they are engineering and R&D along with, plus I think IT solution in an embedded manner. So obviously, I think we see a very different character emerging for some of the good quality stocks. And we remain selectively bullish about the prospect going forward. ये आपने जब बात की प्रोस्पेक्ट की, आई मीन आपकी दूरदर्शिता जो है वो मेटल्स को लेकर क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ देवेंद्र जी, इस वक्त 13,733 यानी करीब 13,733 निफ्टी मेटल इज एट ऑल टाइम हाई. कोई भी मतलब आप कह सकते हैं ना कि एक बड़ा डिप नहीं है मेटल्स में. मेरे ख्याल से आज नहीं है, आप 2020 से लेकर 2026 देखिए, सबसे बड़ी रिटर्न्स जनरेट करने वाला यही वो स्पेस है जिसे कहते हैं आप सिक्लिकल बट स्टिल स्ट्रॉन्ग एट हायर लेवल्स. मेटल्स पे आपका टेक इस वक्त? तो वीरेंद्र, जैसे पास में शायद हम लोग काफी टाइम बात कर चुके हैं चीज के ऊपर कि वी सी अ स्ट्रक्चरल बूम फॉर द मेटल्स एंड बोथ फेरस एज वेल एज नॉन फेरस मेटल्स. रीजन वुड बी वेरी सिंपल. The white metals, particularly the aluminum, zinc, silver, copper, I think they are largely going to be the demand drivers because of the data center related activity which is coming up, or even for that matter semiconductor activity which is coming up, or renewable power segment के अंदर जो solar panels आ रहे हैं, जो उनके हिसाब से जो माध्यम से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं. So we feel that I think these white metals are going to fantastically good time going forward. At the same time, I think the ferrous metal के अंदर we believe that I think demand is structurally growing. On one side, emerging economies like India is on expansion spree, both in infrastructure as well as industry. And the global economies, जहाँ पे war के साथ में जो destruction हुआ है, वहाँ पे reconstruction की activity शुरुआत हो चुकी है. So that is going to be driving the demand for ferrous metal. So we believe that overall metal scenario structurally remains very bullish. मे बी क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं, साथ में मेटल के दाम थोड़े कम होते हैं, ऊपर नीचे बदलाव आते जाते रहेगा. But overall demand scenario and the business scenario remains extremely strong. One other important point is that most of the metal commodity companies are backward integrating their power requirement into renewable source. And that is where probably the variable component of cost is coming down and the profitability is increasing. Okay. So that is another reason to remain strong on the metals commodity. चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए. आगे बढ़ते हैं.